नमस्कार साथियों, जीनियस बाराबंकी में आप सबका हम आज फिर स्वागत करते हैं। आज हम अपनी ज्योग्राफी की श्रृंखला में यानी भूगोल में आपको हम सूर्य के बारे में बताएंगे। ये आप चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे टीजीटी से लेकर पीजीटी, एलटी या नेट या जो भी आप पढ़ते हैं, जीएस के व्यू से भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अन्य एग्जामों में। ध्यान रखिएगा, ये आप सबको देखना है, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। आपको इससे पहले लेक्चर में आपको हमने अपनी गैलेक्सी यानी मंदाकिनी के बारे में मैंने बताया था। मंदाकिनी को छोड़ के आज हम बात करते हैं। पहले गैलेक्सी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में मैंने बात की थी, यानी तारों की उत्पत्ति कैसे होती है। फिर हमने बात की मंदाकिनी, उसके भाग और मंदाकिनी के विभिन्न शब्दावलियां जो मंदाकिनी से रिलेटेड थी, ये हमने चर्चा की। आज हम बात कर रहे हैं अपने तारे यानी सूर्य के बारे में। हम आज बात करेंगे अपने तारे यानी अपना तारा मीन्स सूर्य के। सो यहीं से शुरुआत होगी सौर मंडल। चलिए शुरू करते हैं अपने सूर्य के बारे में। तो पहली बात कि सूर्य और पृथ्वी की अगर हम तुलना करें तो सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष बहुत बड़ा है, जिसको हम बहुत बड़ा इसलिए कह रहे हैं, अभी हम इनकी मैथमेटिकली तुलना नहीं कर रहे हैं। मैथमेटिकली तुलना करें तो एक जैसे पृथ्वी की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर पड़ती है। 6371 यानी 6371 किलोमीटर। अगर वही सूर्य की तुलना करें कि सूर्य की त्रिज्या कितनी होगी, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि लगभग इसकी त्रिज्या 7 लाख किलोमीटर है, यानी लगभग 6,96,000 किलोमीटर त्रिज्या। यानी पृथ्वी के सापेक्ष अगर देखें तो लगभग 109 गुना ज्यादा त्रिज्या है किसकी, सूर्य की। ये क्वेश्चन आपके जीएस में आ चुका है। इस पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य कितना बड़ा है, तो 109 गुना। ये किस अकॉर्डिंग, ये वास्तव में त्रिज्या के अनुसार है। त्रिज्या 109 गुना बड़ी है। सूर्य की कितनी त्रिज्या है, तो पृथ्वी के सापेक्ष आप बता सकते हैं 109 गुना। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये शुरुआती दौर है, यानी अंदाजा है कि कितना बड़ा हो सकता है। यहाँ से चंद्रमा की दूरी मात्र 3,84,000 किलोमीटर है, तो वहां से उतनी ही दूरी और जाना पड़ेगा। ये तो सूर्य की त्रिज्या ठहरती है। इसीलिए हमारे सौर मंडल का अधिकांश मास या द्रव्यमान कहाँ केंद्रित है, सूर्य के अंदर केंद्रित है। अब हम शुरुआत करते हैं अपने सूर्य की एक छोटी सी तुलना के साथ। अगर हम अपने सूर्य की बात करें तो हमारा सूर्य, मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत बड़ा है। सूर्य की त्रिज्या कितनी है, तो आप कह सकते हो हमारे सूर्य की त्रिज्या कितनी है, 6 लाख, कितना, 6,96,340 किलोमीटर। ये क्या है, ये सूर्य की जो रेडियस है, वास्तव में ये कौन सी रेडियस है, तो आप कहते हो ये औसत त्रिज्या है। कौन सी त्रिज्या है, तो हमारे सूर्य की जो औसत त्रिज्या है या रेडियस है वो कितनी है, 6,96,340 किलोमीटर। ये भी आया तो नहीं है, लेकिन इसे याद रखिएगा, सूर्य की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी के सापेक्ष कितना है, तो 109 गुना अधिक है ये सूर्य की त्रिज्या। तो पहला पॉइंट तो यही है कि सूर्य बहुत बड़ा है, इसकी त्रिज्या पृथ्वी से के सापेक्ष 109 गुना अधिक है। दूसरा, हमारे सूर्य की जो आयु है, यानी बिग बैंग की थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, 13.7 अरब वर्ष। लेकिन अगर हम सूर्य की अपनी बात करें तो हमारे सूर्य की आयु 4.7 अरब वर्ष पूर्व। कितना, 4.7 अरब वर्ष पूर्व। दो पॉइंट इसमें है, एक तो पृथ्वी की सूर्य की त्रिज्या और दूसरा पॉइंट है सूर्य के आयु के बारे में। अब बात करते हैं अगले, यानी दो पॉइंट इसके आपके सामने थे। दो पॉइंट के बाद अब हम चर्चा करेंगे कि सूर्य की संरचना कैसी है। अभी हमने सूर्य का घूर्णन और सूर्य का परिक्रमण काल, ये सब हम भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला प्रमुख अंग है कि सूर्य का स्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसे पृथ्वी की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी में 3 परतें हैं। जैसे आपने प्याज देखा होगा उन्हें, तो प्याज में क्या है कि छिलके एक परत के रूप में, एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ी रहती है। वैसे ही पृथ्वी की संरचना भी कैसे बनी, इन्हीं परतों से मिलकर बनी, और सूर्य की संरचना भी परतों से मिलकर बनी। जब हम सूर्य की संरचना में बात करते हैं तो सूर्य के केंद्र को हमेशा कोर ही कहते हैं। हिंदी में क्रोड लिखा जाता है, इंग्लिश में कोर लिखते हैं। सूर्य के केंद्र की अगर बात करें तो सूर्य का जो केंद्र है वहाँ टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, यानी बहुत ज्यादा तापमान है। कितना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। क्योंकि सबको पता है सूर्य में ईंधन का मुख्य स्रोत क्या होता है, ये आपको गैलेक्सी में ही पढ़ा चुके हैं कि वास्तव में कोई भी तारा होगा उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा।
लेकिन हाइड्रोजन गैस के रूप में ना होकर किस रूप में, प्लाज्मा के रूप में होती है। और ये हाइड्रोजन प्लाज्मा इतना तापमान अधिक होता है कि ये प्लाज्मा के रूप में आती है, और यही तापमान ऊर्जा के लिए आवश्यक है, क्योंकि यही तापमान इसी हाइड्रोजन को नाभिकीय संलयन के लिए अभिक्रिया के लिए प्रेरित करता है, और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। जैसे जैसे ऊर्जा का उत्पादन होगा वैसे वैसे सूर्यों के यानी तारों के केंद्र में जो हल्के पदार्थ हीलियम और हाइड्रोजन थे भारी तत्वों में कन्वर्ट होने लगते हैं, और मध्य भाग जो बीच वाला भाग होता है किसी तारे का क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। ये तो कोर का हम बताते हैं कि अंतिम अवस्था में जब आप जाते हैं तारों के तो क्या बनने लगते हैं, ये एक सघन पदार्थ बनने लगते हैं। लेकिन अगर हम पृथ्वी अपने सूर्य की बात करें तो हमारे जो सूर्य का केंद्र का तापमान कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कोर के जस्ट ऊपर रेडिएशन जोन होती है, रेडिएशन जोन को आप क्या लिखते हैं, तो विकिरण जोन लिखते हैं, विकिरण परत लिखते हैं। कौन सा, रेडिएशन जोन। कोर के ऊपर रेडिएशन जोन होती है जहां से रेडिएशन बाहर की ओर निकलता है। रेडिएशन जोन के बाद यानी तीसरी अगर लेयर आप बात करें तो कन्वेक्शनल जोन होती है। ध्यान रखिएगा कौन सी जोन, कन्वेक्शनल जोन होती है, यानी संवहन तरंगें यहाँ से होती है। तो कोर यानी अगर पृथ्वी के हम कोर से सेंटर से बात करें तो पहले कोर, फिर रेडिएशन जोन और रेडिएशन जोन के बाद कन्वेक्शनल जोन जहां संवहन तरंगें उठती हैं। और इन संवहन तरंगों के ऊपर फोटोस्फीयर होता है, यानी ये सूर्य का बाहर की ओर दिखने वाला मंडल है फोटोस्फीयर। इसी फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल में, प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर का हिंदी रूपांतरण है। तो फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल में ही जो सूर्य में आप अक्सर पढ़ते हो सन स्पॉट यानी सौर कलंक, तो सौर कलंक सूर्य के किस भाग में बनते हैं, ये रट लीजिएगा, फोटोस्फीयर में बनते हैं। सौर कलंक क्या है या सन स्पॉट क्या है, इसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे कि सौर जो आपका सन स्पॉट है होते क्या है या सौर कलंक होते क्या है। बस इतना ध्यान रखिए कि फोटोस्फीयर में पूरे फोटोस्फीयर का तापमान बहुत अधिक होता है, लेकिन कुछ भाग में तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। जिन क्षेत्रों में तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक कम हो जाए तो वहां किसकी रचना होती है, सन स्पॉट की होती है। ये सन स्पॉट क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये वास्तव में मैग्नेटिक वेव के कारण बनते हैं। यहाँ चुंबकीय तूफान होते हैं। चुंबकीय तूफान और तापमान का उल्टा संबंध होता है। जितना ज्यादा चुंबकीय तूफान उठेंगे उतना ही तापमान वहां का कम होता जाएगा। तो फोटोस्फीयर में चुंबकीय तूफान उठने के कारण कुछ क्षेत्रों में सन स्पॉट बनते हैं जहां तापमान कम हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सन स्पॉट। कितना कम हो जाता है, 1500 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। क्वेश्चन आ चुका है, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। सन स्पॉट सामान्य आसपास के क्षेत्र से उसका तापमान कितना कम होता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा, सन स्पॉट कहाँ बनते हैं, सूर्य की किस भाग में बनते हैं, फोटोस्फीयर में बनते हैं। फोटोस्फीयर के बाद जो अगली लेयर है उसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। कौन सी लेयर, क्रोमोस्फीयर। जैसे आपने देख लिया है कि कोर के बाद रेडिएशन जोन, फिर कन्वेक्शनल जोन, फिर फोटोस्फीयर जहां सन स्पॉट बनते हैं, बाहर की ओर क्रोमोस्फीयर। जो क्रोमोस्फीयर आप पढ़ते हो तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि फोटोस्फीयर में क्या बनते हैं, सन स्पॉट बनते हैं। तो क्रोमोस्फीयर के बाद जो सबसे बाहरी वातावरण है उसे क्या बोलते हैं, कोरोना कहा जाता है। इसी सन स्पॉट के कारण यानी सौर कलंक के कारण सूर्य के बाहरी सतह यानी कोरोना में सोलर फ्लेयर का जन्म होता है। सोलर फ्लेयर का जन्म होता है। सोलर फ्लेयर और सन स्पॉट में क्या संबंध है, इसकी चर्चा इसी में भी करेंगे। पहले इसकी हम संरचना देख लेते हैं। तो दो चीजें कि सन स्पॉट कहाँ बनते हैं, फोटोस्फीयर में, जबकि सोलर फ्लेम कहाँ बनती हैं, कोरोना में। चूंकि सन स्पॉट अगर हम बात करें तो फोटोस्फीयर में बनते हैं। फोटोस्फीयर का तापमान लगभग कितना होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस। कितना, 5500 डिग्री सेल्सियस। तुलना कर सकते हैं कि 5500 डिग्री टेम्परेचर फोटोस्फीयर का होता है, जबकि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप बात करते हैं इसी, यही फोटोस्फीयर हमको दिखाई देता है। और जो बाहरी भाग कोरोना है, जब कभी सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण में पूरा भाग ढक जाता है, लेकिन बाहरी वातावरण उसका हमको
रिंग के रूप में जो दिखाई देता है तो यही है सूर्य का कौन सा भाग, कोरोना। तो कोरोना में क्या बनते हैं, सोलर फ्लेयर। तीन यहाँ पिन पॉइंट है कि सन स्पॉट बनते हैं फोटोस्फीयर में, सोलर फ्लेयर कहाँ बनते हैं, कोरोना में। बाहरी भाग कौन सा है, कोरोना, यही हमको सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है। उसके बाद फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है, 5500 डिग्री टेम्परेचर। सन स्पॉट का तापमान कितना कम होता है आसपास के क्षेत्र से, 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। फिर अब बात इसकी करते हैं कि वास्तव में सूर्य की संरचना, अब ये आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको ले लीजिएगा, कम से कम हम आगे जो बताएं उसको देखते रहिए। देखिए जितने जोन है वो आपके सामने है। कोर, रेडिएशन जोन नीचे से, यानी कोर से हम बाहर की ओर अगर जाएं सूर्य में तो कौन सा क्रम मिलेगा, तो आप कह सकते हो सबसे अंदर कौन मिलता है, कोर मिलता है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, क्रोड कहते हैं। उसके बाद दूसरा रेडिएशन यानी विकिरण जोन, और तीसरे नंबर पर कन्वेक्शनल यानी संवहन तरंगें यहाँ बनती हैं, संवहनी जोन। और फिर चौथा कौन सा है, फोटो, कौन सा, फोटो स्फीयर, कौन सा, फोटोस्फीयर, जहां क्या बनते हैं, सन स्पॉट। अभी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे पृथ्वी पर कि जीवन जीवन कहाँ नहीं पनपता है, या हमारे पृथ्वी से कौन सा मंडल संबंधित नहीं है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या फोटोस्फीयर। ध्यान रखिएगा फोटोस्फीयर का संबंध किससे है, सन से है, सूरज से है। लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल का संबंध पृथ्वी से है, वायुमंडल का संबंध पृथ्वी से है, जबकि जल मंडल का संबंध पृथ्वी से है। लेकिन फोटोस्फीयर का संबंध सूर्य से है, जहां क्या बनते हैं, सन स्पॉट बनते हैं। तो क्रम देखिए, कोर, रेडिएशन जोन, कन्वेक्शनल जोन, और फिर फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के बाद क्रोमोस्फीयर, कौन सा, क्रोमोस्फीयर। और लास्ट में कौन सा बनता है, लास्ट में है कोरोना। तो कोरोना आपको पढ़ना है, कोरोना तो वैसे भी याद होगा, लेकिन ये वो वाला कोरोना नहीं जो आप पढ़ रहे हो, ये कोरोना सूर्य का कोरोना है जो बाहरी भाग है। तो ये बाहरी भाग, इसका आप कोरोना के बारे में पढ़ चुके, यहाँ सोलर फ्लेयर जन्म लेती है। सोलर फ्लेयर क्यों जन्म लेती हैं, इसके कारण, सन स्पॉट के कारण। लेकिन सन स्पॉट फोटोस्फीयर और कोरोना में सोलर फ्लेयर। हम इसी की चर्चा अगर आगे बढ़े, अब ये तो एक क्रम है, यानी एक आप कह सकते हो सूरज की आंतरिक संरचना है। लेकिन सूरज की आंतरिक संरचना के सिवाय भी सूरज में आप बहुत कुछ पढ़ते हो। कैसे पढ़ते हो, इसकी चर्चा यही करते हैं, देखते हैं क्या। पहली, सूर्य की त्रिज्या कितनी है, सूर्य की त्रिज्या कितनी है, पढ़ चुके हैं, 6,96,340 किलोमीटर। ये क्या है त्रिज्या, तो आप कहते हो ये सूर्य की औसत त्रिज्या है। क्या है, औसत त्रिज्या है। एक ये पॉइंट आप पढ़ चुके हैं। दूसरा अगर देखें कि इसके बारे में क्या पढ़े, तो इसकी आयु पढ़ चुके हैं। सूर्य की आयु कितनी है, तो आप कह सकते हैं सूर्य की आयु 4.7 अरब वर्ष पूर्व है ना, 4.7 अरब वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ और इसकी आयु यही है। तीसरा अगर पॉइंट देखें तो इसका संगठन किसका बना, सूर्य किसका बना हुआ है, तो आप जानते हैं कि तारे हों या सूर्य, हम जब सूर्य की बात करते हैं, सूर्य एक तारा है, और जब हम अपने ब्रह्मांड में बात करते हैं तो तारों की बात करते हैं, तो तारों का और सूर्य का कंपोजिशन सेम है। हम जब तारा कहते हैं तो तारे हैं, लेकिन जब सूर्य की बात करते हैं तो हम अपने तारे की बात करते हैं। उसका एक स्पेसिफिक मैंने नाम हम लोगों ने रख दिया है, जिसका नाम क्या है, सूर्य। तो सूर्य, किसी भी तारे या सूर्य के संगठन में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है, तो कहते हो हाइड्रोजन। लेकिन ये हाइड्रोजन गैस के रूप में नहीं होता। हमारे जो सूर्य में हाइड्रोजन है लगभग अभी 70% के आसपास हाइड्रोजन है, लेकिन और दूसरा 27.9% के आसपास तो हमारे सूर्य में हीलियम पाया जाता है। क्या, हीलियम। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्जन तेजी से चल रहा है, यानी 100% जब हाइड्रोजन था तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए हीलियम 27.9% तक वर्तमान में आ गया, जबकि हाइड्रोजन अभी भी 70%। धीरे धीरे हाइड्रोजन कम पड़ता जाएगा और हीलियम बढ़ती जाएगी। हीलियम बढ़ेगी, साथ में भारी तत्वों की मात्रा भी बढ़ेगी। यही किसी भी सूर्य की आयु होती है। पिछले क्लास में आप देख सकते हैं जिसमें मैंने न्यूट्रॉन तारे और श्वेत वामन की बात की, कि जब तारों में ये कहानी हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है तो वास्तव में सुपरनोवा की एक घटना होती है, जिससे कोई तारे में एक बड़ा विस्फोट होता है, और इसका जो सूर्य का केंद्र है जो भारी तत्वों का बना होता है, वो या तो बहुत ज्यादा
उसका घनत्व बढ़ जाता है या उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, जिसके कारण वह या तो न्यूट्रॉन तारा में कन्वर्ट हो जाता है और या फिर श्वेत वामन। क्योंकि पृथ्वी, हमारे ब्रह्मांड में जितने तारे हैं ये लगभग 96% तारों, यानी हमारे जो मंदाकिनी में लगभग 96% तारे ऐसे जिनके भविष्य में वास्तव में श्वेत वामन ही लिखा है, क्योंकि वो कम बड़े हैं। जैसे हमारा सूर्य भी तारों के सापेक्ष अगर देखें तो उतना बड़ा नहीं। फिलहाल इसकी त्रिज्या तो आप देख रहे हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा है, 6,96,000 लगभग 7 लाख के करीब, लेकिन फिर भी ये हमेशा क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। तो कौन तारा श्वेत वामन, कौन तारा न्यूट्रॉन तारा, ये कौन बताएगा? तो आप पहले जान चुके हैं, इसे कौन पता था, चंद्रशेखर सीमा बताती है। चलते हैं आगे, हम इसी की बात करते हैं। संगठन में क्या पढ़ते हैं, संगठन में ये पढ़ते हैं कि किस तत्वों से ये बना है। चलिए आगे बात करते हैं। जो सोलर रेडिएशन होता है, रेडिएशन ये जो वेरी करता है, कहने का मतलब है जो सूर्य है हमारा, सूर्य किस अपनी जगह पर स्पिन करता है, यानी क्या करता है, अपनी जगह घूर्णन करता है। अगर सूर्य घूर्णन करता है तो चूंकि सूर्य किसका, गैस का बना है, तो गैस का कोई भी गोला होगा, तो जैसे पृथ्वी क्या है, ठोस है, ठोस यानी पार्थिव है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब जाएंगे तो कहीं भी ऐसी नहीं है कि गति कहीं पर वैरी करे, कहीं गति ज्यादा हो कहीं कम। पूरी पृथ्वी समान रूप से 24 घंटे में एक चक्कर घूर्णन पूरा कर लेती है। सूर्य के साथ ऐसा नहीं, सूर्य गैस का बना है, तो भूमध्य रेखा पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है, यानी त्रिज्या ज्यादा है, तो वहां पर ये अपनी स्पीड को बढ़ाए रखता है। और जो भूमध्य रेखा पर है ये लगभग 24 दिन के आसपास अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी घूर्णन पूरा कर लेता है। जबकि अगर ध्रुवों की बात करें तो सूर्य का जो ध्रुवीय चक्कर होता है लगभग 38 यानी 38 दिन में एक घूर्णन गति पूरा करता है। पूछा जा चुका है आपके पीजीटी में कि सूर्य का औसत घूर्णन गति कितने दिनों में होता है पृथ्वी के दिन के बराबर, तो ध्यान रखिएगा आंसर आया था उसमें माना गया है 25, लेकिन वास्तव में सूर्य का जो औसत एक घूर्णन माना जाता है, या आप देख सकते हैं नेट पर भी जाके, 28 दिन का है। यानी सूर्य एक चक्कर अपनी धुरी पर कितने दिन में लगाता, तो पृथ्वी के 28 दिन के बराबर है। चलते हैं इसको हम यहाँ लिखते हैं, यानी सूर्य का जो घूर्णन है वो वेरी करेगा, हर जगह अलग अलग होगा। तो 3 चीजें आप पढ़ते हो घूर्णन में, कैसे कैसे, कि जब घूर्णन सूर्य कर रहा होगा वो पोल पर करे, कहाँ, ध्रुव पर। तो सूर्य जब ध्रुव पर घूर्णन करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, वो 38 दिन में, पृथ्वी के 38 दिन में के बराबर में ध्रुव एक चक्कर लगाएगा अपनी धुरी पर। दूसरा, अगर हम मध्य रेखा की बात करें, कुछ कुछ किताबों में से भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी, भू और मध्य, भू का मतलब पृथ्वी से संबंधित है, यहाँ आप कह सकते हो भूमध्य नहीं, सौर मध्य कह सकते हैं। तो अगर हम सौर मध्य की बात करें, इसकी सौर मध्य मतलब सूर्य के, जैसे पृथ्वी में भूमध्य रेखा मध्य में होती, वैसे सूर्य में सौर मध्य रेखा। अगर हम सौर मध्य की बात करें तो सौर मध्य में जो सूर्य एक चक्कर लगाता है वो 24 दिन में लगाता है, 24.47, यानी पृथ्वी के 24.47 दिन के बराबर में सूर्य एक चक्कर अपना रोटेशन यानी घूर्णन, रोटेशन किसे कहते हैं, ऐसे सूर्य जो स्पिन करता है अपनी जगह घूमता है, तो यहाँ 24.47 दिन में लगाता है। लेकिन अगर इन दोनों का हम औसत ले लें, औसत कि सूर्य वास्तव में एक चक्कर पूरा करने में, एक घूर्णन पूरा करने में औसत कितने दिन लेता है, तो देखिएगा अगर दोनों का औसत करें कितने दिन आता है, पृथ्वी के 28 दिवस के बराबर आता है। तो ये 3 फैक्ट आपके सामने थे, ये पूछा भी जा चुका है कि कितने दिन, तो ध्यान रखिएगा जो आंसर आया था उसमें 28 नहीं था, तो उसमें 25 दिन माना था, लेकिन ये वास्तव में कितने दिन है, 28 दिन के बराबर है। अब हम आगे बात करते हैं इसी सूर्य के बारे में, यानी कैसे होता है इसकी अन्य संरचना, जिसको मैंने अभी बताया था कि अभी हम चलते समय इसकी बात करेंगे। लास्ट में किसकी बात करेंगे, तो आप सोलर फ्लेम की बात, सोलर फ्लेयर की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, सन स्पॉट की बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सन स्पॉट की, ये सूर्य की संरचना से संबंधित था। आगे बात करते हैं सन स्पॉट। सन स्पॉट कहाँ बनते हैं आप लोग बताइए, सन स्पॉट किस भाग में बनते हैं सूर्य के, तो आप कह सकते हो सन स्पॉट कहाँ बनते हैं, तो सन स्पॉट फोटोस्फीयर में बनते हैं। पहला तो यही आप ध्यान रखिए कि सन स्पॉट बनते कहाँ हैं, तो हम बात करते हैं अब इसके सूर्य में जो सन स्पॉट बनते हैं, या इसको सौर कलंक कहते हैं, क्या, सौर कलंक।
सबके लिए है, जरूरी है टॉपिक। ये सौर कलंक का बहुत बड़ा उपयोग होता है, महत्व है पृथ्वी के सापेक्ष भी, क्योंकि पृथ्वी पर भी जो ग्लोबल वार्मिंग का एक सिद्धांत ये भी है कि अगर सूर्य में एक सौर कलंक की संख्या बढ़ेगी तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ये भी एक सिद्धांत है, तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। दूसरी चीज, अगर सौर सौर कलंक में परिवर्तन होगा तो पृथ्वी पर होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटनाएं कोई भी हो, तो संचार व्यवस्था से मनोरंजन व्यवस्था तक सब कुछ ध्वस्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ही जितना हम आपसे कम्युनिकेट करते हैं, या टीवी से लेकर आप मोबाइल से जुड़े हुए सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्योंकि सन स्पॉट के कारण पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संरचना में परिवर्तन आ सकता है, जिससे जितनी भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव संबंधी जो सिद्धांत है सब गलत हो सकते हैं, यानी सब कुछ फिर से अपनी जगह पर रुक सकता है। तो ये इसका हम अपना महत्व देखते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष इनका क्या होता है, महत्व होता है। चलिए, सन स्पॉट के बारे में पहली चीज कि ये बनते कहाँ हैं, कहाँ बनते हैं, चलिए देखते हैं सन स्पॉट कहाँ बनते हैं। तो सन स्पॉट कहाँ बनते हैं, तो आप पहले कि सन स्पॉट बनते कहाँ हैं यह भी बता चुके हैं, कि आप बताइएगा सन स्पॉट कहाँ बनते हैं। तो सन स्पॉट वास्तव में फोटोस्फीयर में बनते हैं। कहाँ? फोटोस्फीयर, यानी इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर मीन्स प्रकाश मंडल। सन स्पॉट कहाँ, सूर्य के किस भाग में बनते हैं, प्रकाश मंडल में बनते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर हम सौर कलंक की बात करें तो यहाँ का तापमान अगर हम बात करें तो वास्तव में फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जहां पर सौर कलंक बनते हैं वहां पर तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ये सौर कलंक बनते क्यों हैं, सौर कलंक इसलिए बनते हैं क्योंकि सूर्य से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला करती है, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रो यानी यानी जो चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनकी क्षमता बढ़ जाती है, उनकी आंधी चलने लगती है। यानी विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनकी जब कभी आंधी चलती है, ये वही दशा होती है जैसे आग में आप कहीं एक जगह पानी अगर छोड़ते हैं तो आसपास की जो लौ होती है उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से पृथ्वी में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकें निकलती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक और जो तापमान होता है इनका सदैव विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध मीन्स कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कहाँ, जहां आंधी बढ़ेगी वहां तापमान कम पड़ेगा, जबकि जहां विद्युत चुंबकीय तरंगे कम पड़ेगी वहां तापमान बढ़ेगा। जब विद्युत चुंबकीय तरंगें आंधी के रूप में चलती हैं तो उसके आसपास के क्षेत्र का तापमान एकदम से गिरने लगता है। ये तापमान लगभग 1500 डिग्री तक गिर जाता है, और इसी क्षेत्र को आप क्या बोलते हो, सौर कलंक बोलते हो। क्योंकि एक सौर कलंक, अब ये इसी को हम अगर आगे बढ़ाएं इसी बात को कि सौर कलंक क्या है, तो वास्तव में किससे रिलेट है, तो आप कह सकते हो विद्युत चुंबकीय तरंगों से रिलेट। इसकी खोज अगर बात करें कि सन स्पॉट की खोज किसने की थी, सौर कलंक की खोज तो गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। किसने? गैलीलियो। गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। तो खोज किसने की? गैलीलियो ने की। किसकी? सन स्पॉट की, सौर कलंक। अब बात करते हैं इसी के आगे कि सन स्पॉट में होता क्या है। तो सन स्पॉट वास्तव में जैसे मैंने कहा ना कि सन स्पॉट मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों की आंधियां चलेंगी तो सन स्पॉट बनेंगे। जैसे ही विद्युत चुंबकीय तरंगों की आंधियां चलती हैं तो कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल तक विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रभावित करने लगती हैं। और यही जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं यानी सौर कलंक में, तो आप कहते हो इन्हीं के कारण सोलर फ्लेयर निकलते हैं। क्या? जो मैंने बताया ना कि आग में अगर पानी डालने से किनारे की तरफ वो क्या होती है, तेजी से बढ़ती हैं, आग की लपटें बढ़ती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर। और सोलर फ्लेयर कहाँ से निकलती हैं, तो आप पढ़ चुके हैं सोलर फ्लेयर कहाँ से निकलती हैं। तो सोलर फ्लेयर सन स्पॉट के कारण निकलती हैं, लेकिन निकलती कहाँ, कोरोना से। कहाँ से? कोरोना से। और ये सोलर फ्लेयर कभी भी अगर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो संचार व्यवस्था से लेकर मोबाइल व्यवस्था और आपका मनोरंजन की जितने भी ये आपका कम्युनिकेशन प्रणाली है ये पूरी क्या हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। कभी कभी ये सोलर फ्लेम जब धीरे धीरे यानी पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ हद तक आती हैं तो इसी से जो पृथ्वी भी क्या है, एक चुंबक है, तो इन्हीं चुंबक के कारण नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होते हैं, और इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण यानी चुंबकीय वेव के कारण पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा
यानी एक तरीके से लाइट यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के सहारे कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती जिससे वो चमकीली लाइट की रूप में होती। किसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं। अरोरा बोरियालिस किससे संबंधित है? उत्तरी ध्रुव से। और अरोरा बोरियालिस ऑस्ट्रेलियालिस किससे संबंधित है? वो दक्षिणी ध्रुव से संबंधित है। तो ये सब संबंध किसका है आपका? कहते हो सौर कलंक से। दूसरी चीज, सौर कलंक की उम्र कितनी होती है? तो सौर कलंक वास्तव में प्रोग्रेसिव होता है, ये 5.5 वर्ष आगे बढ़ता है, यानी सौर मध्य रेखा से, नहीं जिसको पृथ्वी में भूमध्य बोलते हैं, सौर मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगा, फिर 5.5 साल वापस आएगा। तो वास्तव में पूरा पूरा अगर हम काल देखें इसका तो कितना होता है? तो आप कहते हो 11 वर्ष होता है। कितना? 11 वर्ष होता है। तो आप कह सकते हो कि इसकी खोज गैलीलियो ने, इसका काल के लगभग उम्र कितनी होती? 11 वर्ष। वास्तव में ये बनते कहाँ? फोटोस्फीयर। और इसी के कारण कोरोना में सोलर फ्लेयर का जन्म होता है। कहाँ पर? कोरोना में। कोरोना में किसका जन्म होता है? सोलर फ्लेयर का। सोलर फ्लेयर का जन्म होता है। सोलर फ्लेयर का जन्म कोरोना में किसके कारण? इसी के कारण होता है। तो इससे आप दो चीजें पढ़ सकते हो। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो पृथ्वी पर चलती है वो भी इसका कारण क्या है? यही सौर कलंक हो सकते हैं पृथ्वी पर, यानी जो चुंबकीय आंधियां चलती है ना, तो उसका ये कारण हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि जो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें क्या है, सौर कलंक प्रकाश मंडल में उत्पन्न होने वाला ऐसा क्षेत्र जहां का तापमान फोटोस्फीयर में जो सामान्य तापमान में होता है उससे 1500 या 2000 डिग्री सेल्सियस कम हो तो उसे क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक क्यों उत्पन्न होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की जब आंधियां चलती हैं तो उसके कारण वहां का तापमान गिर जाता है, जिसके कारण सौर कलंक बनते हैं। इनकी उम्र 11 वर्ष, 5.5 वर्ष प्रोग्रेसिव होते हैं, फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो लगभग 11 वर्ष इनकी उम्र होती है। इनकी खोज गैलीलियो ने की थी। और कोरोना यानी बाहरी लेयर है कोरोना, वहां से सोलर फ्लेयर निकलती हैं जो पृथ्वी पर होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो क्या करती? प्रभावित कर सकती हैं, भारत के पूरे संसार की व्यवस्था को तहस नहस कर सकती हैं। इन्हीं सोलर फ्लेयर यानी कभी कभी इनकी जो सोलर फ्लेयर सन स्पॉट के कारण बनती हैं यानी आंधियां चलती हैं, उनका प्रभाव पृथ्वी तक आ सकता है, जिसके कारण पृथ्वी का कभी कभी तापमान भी बढ़ता है। और इस तापमान बढ़ने को कभी कभी हम रिलेट कर सकते हैं। किससे रिलेट कर सकते हैं? तो आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग का। आप ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में घटना हुई है अमेरिका में जिसको बम स्टॉर्म बोला गया है। यानी बम स्टॉर्म मींस कि वहां पर ऐसे तूफान आए हैं ठंडी में जिसके कारण घर के घर या नियाग्रा फॉल जिसको आप पढ़ते थे, नियाग्रा फॉल, घर, शहर, नदियां, ये सब क्या हो गए? जम गए। तो ये भी संबंध किससे है? ये वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ये टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कैसे संबंधित है इसकी चर्चा कभी आगे करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे अमेरिका में ये बम स्टार मतलब ठंडी में इतनी बड़ी बड़े तूफान आए हैं कि सब झीलें और नदियां तक जम गई। तो इसका संबंध कैसे ग्लोबल वार्मिंग से, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। यहाँ हम केवल किसकी बात कर रहे थे? सूर्य की। तो ये आपके सूर्य की कहानी है, यानी सूर्य के बारे में इतने पक्ष कंफर्म आपके होने चाहिए। इससे संबंधित क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको डालेंगे जिसमें सूर्य और गैलेक्सी से संबंधित। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि हम इसी तरीके से आपको वीडियो लगातार देते रहें।